फोर्स हो गया था बिटवीन प्लेट्स। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन और भी कर लोगे आप लोग। आपकी कोई भी एक प्रीवियस ईयर हो या कोई बुक कलेक्शन ले लीजिए जो सस्ता आता है, पीडीएफ। वैसे मैंने पीडीएफ दिया आप लोगों को, ठीक है। और भी पीडीएफ चाहिए ऐसे तो आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। मैं आप बता देना मुझे, क्योंकि क्वेश्चन देख लीजिए, मेथड तो क्या है वो उसको मत फॉलो करिए, पर एटलीस्ट क्वेश्चन देखोगे आप तो। चलिए एक क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं, ताकि आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन में कभी इन फ्यूचर कभी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। एक क्वेश्चन करवा दे रहा हूं, ठीक है। सबको समझ आ रहे हैं क्वेश्चन? सबको समझ आ रहे हैं? ऐसे तो नहीं कोई नहीं समझ आ रहा है कि क्या है? जो लोग ऑनलाइन हैं उनको समझ आ रहे हैं क्वेश्चन कैसे कैसे हो रहे हैं, कैसे कैसे हम कर रहे हैं? हम्म? ये वाला क्वेश्चन सबको समझ आया? इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, मैंने क्या कहा कि अगर कभी भी इनके बीच में कोई भी कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस नहीं होता, तो जो पोटेंशियल यहां पर होता है वही पोटेंशियल यहां पर होता है। अब देखो, इसके और इसके बीच में यहां पर क्या है, कैपेसिटेंस है, तो इसका मतलब ये दूसरा बनेगा, ये वाई है। इसके और इसके बीच में यहाँ पे देखो कैपेसिटेंस है, तो ये क्या बन गया, वाई। तो जहां पर अगर कभी भी कैपेसिटेंस नहीं लगा हो, तो क्या होता है, तब तक वो सिंगल ट्रीट किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है? सिंगल ट्रीट किया जाता है। कि अगर मैं बहुत बड़ा क्वेश्चन भी आपके पास दूं, मान लीजिए कि क्वेश्चन मैंने बना देता हूं, मैं क्वेश्चन बना देता हूं ताकि आपको और क्लियर हो इसमें। कि लेट सपोज क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लीजिए, ठीक है। फाइंड द इक्विवेलेंट, फाइंड द इक्विवेलेंट, फाइंड द इक्विवेलेंट, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन, कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने नहीं करवाया होगा, लास्ट लास्ट जो जिन्होंने मेरे से पढ़ा होगा वो इसलिए नहीं करवाया कि उस टाइम आने के चांसेस नहीं थे, ठीक है। इसीलिए आप लोगों को ये चीज स्किप करवाया होगा और आया भी नहीं था। अब आप इस बार लेक्चरर में देखोगे, लास्ट 2021 में बहुत सारे क्वेश्चन आए, 2 से 3 क्वेश्चन इससे ही आए थे। फिर आप देखोगे जो आपने फॉरेस्टर का एग्जाम दिया उसमें इससे क्वेश्चन आया था। हालांकि वो रजिस्टर्ड था, लेकिन रेजिस्टेंस था, लेकिन कंसेप्ट तो सेम ही होता है, ठीक है। ये हो गया 1 2 3 4 5, और भी लगा सकते हैं, मान लीजिए मैं 6 लगा देता हूँ, 6। अब यहां से इन्होंने क्या कहा कि आपके पास इसको कनेक्ट कर दिया, आपके पास यहां से कनेक्ट कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया यहां पर। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ध्यान से समझोगे तो आसानी से रहेगी। और इसको कनेक्ट कर दिया यहां पे, और इसके साथ ही इसी चीज को कनेक्ट कर रखा है यहां से, कोई ब्रेक नहीं है, और यहां पे कर रखा है कनेक्ट, ठीक। ऐसा दे दिया, बहुत बड़ा दे दिया। अब देखो, तुषार स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है। तुषार अब देखो हो रही है, ब्लैक स्पॉट दिख रहे हैं आपको। मान लीजिए इसका कैपेसिटेंस भी सी है, इसका भी सी है, इसका भी सी है, इसका भी सी है, इसका भी सी है। अब देखो कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है। यहाँ बोल दिया ए और यहाँ बोल दिया बी, बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है। अब देखो कितने आसानी तरीके से हो जाएगा ये, ठीक है। अब एक बात मैंने कहा कि अगर आपके पास कभी भी अगर ए और यहां पर बी है, ये कोई ए और बी है, अगर इनके बीच कुछ नहीं है, ना आर है, ना सी है, ना एल है, तो जो पोटेंशियल यहां पर होगा वही पोटेंशियल यहां पर होगा। ये बात ध्यान आती है आप लोग कि अगर कोई भी बीच में कोई भी कैपेसिटेंस नहीं है, इंडक्टेंस नहीं है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाता है, सेम आ जाता है। यानी ए पॉइंट पर जितना डिफरेंस आया, बी पर उतना ही डिफरेंस आया। अब यहाँ पर देखो, इसके और इस वाले कैपेसिटेंस और ये वाले नोड के बीच कुछ है नहीं है, तो आपने कहा ये भी ए रहेगा। फिर आप यहाँ से गए, इन दोनों के बीच में कुछ है,
नहीं है, तो आपने कहा ये भी ए ही रहेगा। फिर अब देखो इन यहाँ से जैसे गए तो यहाँ कैपेसिटेंस दिख गया आपको, पहला वाला कैपेसिटेंस, आपने कहा नहीं यहाँ ए तो नहीं होगा, तो अब आप यहाँ से यहाँ पे आए तो आपने कहा यहाँ पर भी वही चीज रही होगी। अब यहाँ से यहाँ आए, अब आप बोलोगे यहाँ पे तो बी है। अब जैसे ही आप बी, यहाँ पे बी नहीं लिख सकता मैं, यहाँ पर मैं बी नहीं लिख सकता, क्यों? क्योंकि एक कैपेसिटेंस आगे, ऐसा होना चाहिए, इनके बीच कुछ नहीं आना चाहिए। तो आपने कहा कि चलिए मैं इसको बी ना मान के इसको क्या मान देता हूँ, इसको यहाँ पर मान लीजिए मैं एक्स मान देता हूँ। तो आप कहोगे कि यहाँ पर भी इसके और इसके बीच कुछ नहीं है, देखो यहाँ से आए आप, इस रास्ते आए, कुछ है नहीं है, तो आपने कहा यहाँ से गए इस रास्ते कुछ है नहीं, तो आपने कहा ये भी एक्स है। तो आपको कितनी चीजें मिल गई? आपको तीन चीजें मिल गई, ए, एक्स और बी। इतना बड़ा क्वेश्चन विद इन सेकंड, मतलब 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। अब देखो ए और, अब यहाँ पे देखो ए और एक्स के बीच क्या है, देखो ए ये है, अगर दिख नहीं रहा तो मैं लेजर मार्कर कर रहा हूँ, ए ये है, ए एक्स ये है, तो ए और एक्स के बीच क्या है, एक कैपेसिटेंस है, कौन सा, ये वाला, कौन सा वाला, वन वाला, इन दोनों के बीच में एक कैपेसिटेंस है वन वाला, है कि वो कितना हो, सी। अब वैसे ही देखोगे आप, यहाँ एक्स है, यहाँ ए है, ठीक है, यहाँ एक्स है, यहाँ ए है, तो इसका मतलब एक्स और ए के बीच भी क्या है, एक और, ये देखो यहाँ पर एक्स, ये एक्स है और ये ए है, इनके बीच सेकेंड वाला कैपेसिटेंस कौन सा वाला है, सेकेंड वाला, तो आपने कहा ये सेकेंड वाला, इसका कैपेसिटेंस भी सी है। अब देखोगे यहाँ पर आप, यहाँ पर ए है, यहाँ पर एक्स है, तो इन दोनों के बीच क्या है, एक कैपेसिटेंस है थर्ड वाला, तो आपने कहा ए और सी के बीच भी एक कैपेसिटेंस है थर्ड वाला। अब यहां पर आओ, एक्स और एक्स के बीच क्या है, दो है। ध्यान रखोगे अगर यहां पर और यहां पर सेम हो, तो जो भी कैपेसिटेंस होंगे उनमें कोई क्या है, अगर आपके पास कोई भी पोटेंशियल, अगर यहाँ पर का यहाँ पोटेंशियल सेम हो और यहाँ पर क्या हो, एक्स हो यहाँ पर भी, तो इनके बीच जो भी कैपेसिटेंस होंगे, जैसे C4 और C5 है, उनमें कोई चार्ज नहीं होगा। चार्ज क्यों? क्योंकि पोटेंशियल जीरो आ रहा है, तो ये तो कंसीडर नहीं किए जाएंगे। क्यों नहीं किए जाएंगे? यहाँ पर भी एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है, क्योंकि हमने सुना था इनके बीच कुछ नहीं होता, तो अगर इन दोनों के बीच सेम आ गया, कुछ एक्स एक्स के बीच आ गया, तो इनको कंसीडर नहीं किया जाता। अब यहां से देखो ये एक्स है और ये बी है, तो एक्स और बी के बीच क्या है, एक कैपेसिटेंस है जिसका नाम है C6, मतलब सी है। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे, कैसे सॉल्व कर लोगे, तीनों सीरीज किसके में आ गए, पैरेलल में आ गए, तो पैरेलल में आ गए तो आपने क्या करना है, यहाँ पे तीनों को पैरेलल कर दोगे आप, कितना, सी 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 प्लस 3C हो गया, 3C और एक सी है 6 वाला है, ये हो गया 3C और ये सी है, ये बी है और ये ए है। तो अब दोनों सीरीज में तो कर लीजिए, सीरीज में क्या रहेगा, सी इक्विवेलेंट 3C इंटू सी डिवाइड बाई 3C प्लस सी, तो कितना हो जाएगा 3/4C। कितना आसान था, सबको समझ आए? अगर इतने बड़े कितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी देखो क्या किया, यहाँ पर पोटेंशियल जो था, यहाँ पर यही था, सेम था, यहाँ पर दूसरा था, क्योंकि यहाँ बीच में क्या आ गया था, कैपेसिटेंस आ गया था। तो देखो यहाँ पर एक्स और सिर्फ दो ही टर्म है, यहाँ पर एक्स और वाई। तो पहले टर्म में देखो एक्स और वाई के बीच क्या है, एक्स और वाई के बीच एक कैपेसिटेंस है 4। दूसरा देखोगे यहाँ वाई हो गया, यहाँ एक्स हो गया, ये वाले, तो y और x के बीच एक कैपेसिटेंस है जिसका कैपेसिटेंस कितना हो गया, जिसका कैपेसिटेंस है 3 माइक्रोफेरेड। वैसे यहाँ पर देखोगे ये वाला x और ये वाला y, तो इनके बीच कितना है, 2 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटेंस, तो इसीलिए तीनों सीरीज में ऐड होके कितना आ गए थे, 9 आ गया था। ठीक है, ये बात सबको समझ आया, ये क्वेश्चन समझ आया सबको? हम्म? सबको समझ आया? नहीं तो मैं दोबारा समझा रहा हूँ। बाकी लोगों को अच्छा, टेस्ट पेपर पे एक क्वेश्चन पे सबको डाउट आ रहा है, उसको मैं करवा देता हूँ। बाकी लोगों को ठीक है, क्लियर है? थोड़ा थोड़ा सर। अच्छा, क्या है, जब भी आप देखो ये दो चीज है, एक एग्जांपल से समझाता हूँ, बेसिक एग्जांपल से, तब आपको वहां रिलेट करना। ये ए है और ये बी है, मान लीजिए इनके बीच मेरे को पूछा बताइए कैपेसिटेंस कितना होगा, सी बताइए, और ये यहां से यहां कनेक्ट है,
ऐसा करेक्ट है, मान लीजिए एक। तो मैंने कहा कि अगर आपके पास कभी इनके बीच कुछ ना हो, ये वाले एंड, फर्स्ट वाले एंड और सेकंड वाले एंड के बीच कुछ ना हो, तो जो पोटेंशियल यहां पर होगा वही पोटेंशियल यहां पर होगा। और अगर इसका उल्टा हो गया, जैसे यहां पर हुआ कि यहां पर ऑलरेडी पोटेंशियल दे रखा हो, यहां पर भी दे रखा हो, तो इसके बीच अगर कोई कैपेसिटर होगा ना, तो वो क्या है, वो कंसीडर नहीं किया जाएगा, उसमें चार्ज जीरो रहेगा, क्यू जीरो रहता है, अगर ये ऑलरेडी गिवन है। तो यहां पर मान लीजिए कैपेसिटेंस ही, अब हमने कहा कि देखो ये पोटेंशियल यहां पर मान लीजिए वी ए है, तो यहां पर भी ए आएगा, और यहां पर देखो इनके बीच कुछ नहीं है, इनके बीच कुछ है नहीं है कुछ, तो आपने कहा ये भी है। अब जैसे ही आप कहते हैं कि अगर मान लीजिए यहां पर क्या है, तो आप सिंपली क्या कहोगे, ए और बी के बीच में क्या है, ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस है। अगर ऐसा कर दिया जाए, इसको थोड़ा मॉडिफाई करके एक और कैपेसिटर लगा दिया जाए, एक और कैपेसिटर लगा दिया जाए, और फिर ये कर दिया जाए, अब क्या होगा, अब ये होगा कि यहां पर सी है, क्योंकि इनके बीच को कुछ भी नहीं है, ना इंडक्टेंस है ना कैपेसिटेंस है, तो यहां पर ये या इस रास्ते आया, इसने देखा कुछ नहीं है, तो ये भी यहाँ ए रहेगा। लेकिन जैसे ये इस रास्ते आया, इसने देखा कैपेसिटेंस है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है, मान ली यहाँ पे नहीं आएगा, ए नहीं लिख सकते आप यहाँ पे। तो अब जब ये आए, जैसे आप यहाँ जा रहे थे बी के पास, देखा आपने यहाँ कैपेसिटेंस लगा, अब मैं यहाँ बी नहीं, ए नहीं लिख सकता। तो अब देखो यहाँ, जैसे ही मैंने कहा यहाँ कोई कैपेसिटेंस नहीं है इनके बीच में, तो आपने इसको बी कहा इस पॉइंट को, तो आपने इस रास्ते अगर ये आया, तो यहाँ पर भी तो कोई बीच में कैपेसिटेंस नहीं था, तो ये भी बी हो गया। तो अब आपने कहा कि मैंने दो चीज बनाई, ए और बी, तो ए और बी के बीच में देखो यहाँ कुछ है नहीं है, कुछ नहीं है ना। अब आपने जैसे देखा बी और ए के बीच में एक कैपेसिटेंस है, आपने उस कैपेसिटेंस को लगा दिया। अब फिर देखोगे आप बी और क्या है, ए, बी और यहाँ पर क्या है, ए और बी है, इन ये वाले बड़े कर दे रहा हूँ, इनके बीच भी एक कैपेसिटेंस है, लगा दिया आपने इनके बीच कैपेसिटेंस, तो इसका कैपेसिटेंस भी सी, इसका सी, दोनों पैरेलल में, तो सी इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा, 2C बन जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप अब क्लियर होगा। तो अब देखिए नेक्स्ट है व्हीट स्टोन ब्रिज। मैं दोबारा भी ये सारे क्वेश्चन में उसमें भी कराऊंगा रेजिस्टेंस में, क्योंकि रेजिस्टेंस के क्वेश्चन आ रखे हैं आपके पेपर में, जो अभी रिसेंटली पेपर हो रहे हैं ना ग्रुप सी के पेपर, उनमें भी आ रखे हैं। ठीक है, जैसे मैंने किस में देखा था, आपने किसी ने मेरे को पर्यावरण परिवेक्षक का भी भेजा हो, तो कुछ रिलेटेड थे क्वेश्चन, और फॉरेस्टर में भी देख रहा था मैं कि एक बढ़िया सा डायग्राम बनाया था और उस पर लिख कर रहा था, तो आपके पास भी आने की पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, हमारे पास अच्छा खासा टाइम है, तो हम कर लेंगे। ठीक है, लास्ट टाइम नहीं कराया होगा क्योंकि आने के कोई चांसेस नहीं थे। क्या होता है ना, जब ट्रेंड जिस चीज का चलता है वही क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि यूके पीएससी लेक्चरर ने प्रीवियस ईयर क्या क्वेश्चन दिए थे, वो चीज कहीं ना कहीं फॉलो करता है ना। जैसे कोई अगर नेट गेट का क्या करता है, नेट गेट की तैयारी करता है फिजिक्स से, तो जो टीएफआईआर के क्वेश्चन होते हैं ना, उनको नेट उठाता है, तो मतलब आपको टीएफआईआर के क्वेश्चन करने चाहिए, क्योंकि वो नेट में दिख जाएंगे आपको कहीं ना कहीं उस पैटर्न के क्वेश्चन। तो अब व्हीट स्टोन ब्रिज तो सब जानते हैं, एक ब्रिज होता है ऐसा, कैसा ब्रिज होता है, ऐसा ब्रिज होता है, और इसमें क्या है, इधर भी रेजिस्टेंस लगा होता है, इधर भी एक क्या कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस में भी आएगा ये। ठीक है, इधर भी एक कैपेसिटेंस लगा होता है, और इधर भी क्या आपके पास एक कैपेसिटेंस लगा होता है। तो ये बन गया व्हीट स्टोन ब्रिज। ये ब्रिज की क्या खासियत है, इनके बीच एक पोटेंशियल लगा होता है, ये C1 और ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, ये C5 है। तो सिंपल सा व्हीट स्टोन ने क्या कहा था कि अगर ऐसा हो कि अगर इफ C1 और C3 का रेशियो C2 और C4 के इक्वल आ जाए, अगर ऐसा हो जाए, तो C5 को क्या बोला, इसको बोला जाता है बैलेंस ब्रिज, बैलेंस ब्रिज। अगर बैलेंस हो गया, इसका मतलब वी आर क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर आर टर्म, ये मान लीजिए आर है, ये एस है, इसको पी मान लीजिए, इसको क्यू मान लीजिए, तो ये पी है, ये क्यू है। तो आप कहोगे जो पोटेंशियल यहाँ पे होगा, जो पोटेंशियल यहाँ पर होगा वही यहाँ पर होगा,
तो इसका मतलब अगर ऐसा हुआ, तो अभी के केस में भी कहा था कि अगर कहीं पर भी ऐसा हो कि यहाँ पर भी एक्स आ जाए, यहाँ पर भी एक्स पोटेंशियल आ जाए, ये एक्स लिख रहा हूँ मतलब पोटेंशियल लिख रहा हूँ मैं, जैसे पहले केस में एक्स था, तो इनके भी जो भी होंगे कैपेसिटेंस वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसका मतलब C5 से C5 क्या हो जाएगा, C5 काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा, C5 काम नहीं करेगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम, तो डेल्टा V जीरो। तो क्या होता है, C इक्वल टू कितना होता है, Q/V। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्या होता है, Q इक्वल टू C/V होता है। तो ये जीरो आपके पास, तो C भी क्या हो जाएगा आपके पास, Q भी जीरो। अब Q जीरो है, अगर V जीरो है तो Q भी जीरो होगा। इसका मतलब कैपेसिटेंस में क्या है, कैपेसिटेंस काम ही नहीं करेगा। ठीक है, क्या करेगा, काम ही नहीं करेगा। इसका मतलब ये बैलेंस ब्रिज कैसे बन जाएगा आपके पास, ये बैलेंस ब्रिज को ऐसा बन जाएगा। इंटरनेशनल इंटरनल, चलिए ठीक है। तो आपके पास कहाँ पे थे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपके पास C1, C2 और C3 और C4, तो इसको बोलेंगे बैलेंस बिट स्टोन ब्रिज। यानी ये 2 है, C4 है, ये C1 और C3। तो ये क्या है, यही आपके पास बिट स्टोन ब्रिज। ठीक है, बिट स्टोन ब्रिज। अब क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं यहां से, क्वेश्चन आने के दो तरीके, या तो बीट स्टोन जैसा दिख जाएगा आपको, इसकी तरह दिख जाएगा, इसको तो आप आसानी से पहचान लोगे कि इसको बीट स्टोन से लगाना है। जब भी आपके पास 5 कैपेसिटेंस वाला कुछ दिखे, तो आपको क्या करना है, बीट स्टोन ट्राई करना है। ठीक है, तो चलिए अब देखो, अगर आपके पास अगर आपके पास एक क्वेश्चन ऐसे दे, क्वेश्चन कर लेते हैं फिर हमको ज्यादा समझ आएगा, कि अगर आपके पास यहां पर दे रखा है एक कैपेसिटेंस, ये दे रखा है एक कैपेसिटेंस, ये दे रखा है, और इसको कनेक्ट कर रखा है एक टर्मिनल से, और इन दोनों को बीच से कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, और यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखा है आपको। ठीक है, तो ये ए दे रखा है और ये बी दे रखा है, और आपको बोला गया कि फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन, क्या है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, इसको भी डिस्टेंस से सॉल्व करो। इसकी वैल्यू दे रखी है, मान लीजिए कितना, 3/2। ठीक, चलिए इसको मैं 1 मान लेता हूँ, इसको मैं 2 मान लेता हूँ, इसको मैं 3 माइक्रो फेरेड मान लेता हूँ, इसको 6 माइक्रो फेरेड मान लेता हूँ।
और इसको मैं 10 माइक्रोफेरेड मान लेता हूँ, बीच वाला। तो अब कैसे देखोगे आप बोलोगे C1 डिवाइड बाई C3 इक्वल टू C2 बाई C4। अगर ये इक्वल आ गया तो आप मान लोगे, तो देखोगे ए डिवाइड बाई ए, तो ये भी कितना 1/2 प्लस इक्वल टू, और ये कितना है 3/6, ये भी 1/2 आ जाएगा। तो आपने कहा ये व्हीट स्टोन है, बीच वाला काम नहीं करेगा। तो अब आप क्या करोगे, अब व्हीट स्टोन बनाने मत लग जाना, ठीक है। अब सॉल्व करना है, व्हीट स्टोन है, आपको पता चल गया कि व्हीट स्टोन है। तो व्हीट स्टोन को कैसे सॉल्व करते हो, चार चीजें बता देता हूँ। कितने आपके पास क्या क्या थे, क्या क्या थे, एक था 4 पॉइंट मान लेते हैं ना हम लोग। तो हम कह रहे ए, दूसरा मान लीजिए यहां पर मैं एक्स मान लेता हूं, और यहां पर आपके पास बी है, और यहां पर मैं मान लीजिए, अगर ऐसा भी नहीं मानना तो सिंपल सा कर सकते हो आप इसको सॉल्व। अगर ऐसा भी नहीं मानना तो सिंपल सॉल्व कर लीजिए इसको। कैसे सॉल्व कर लोगे सिंपल, कि ये ए बन गया, इनके बीच कितना, ये एक है, एक ये हो गया, बीच वाला तो हट गया ना, एक ये हो गया, देन ये बन गया, ठीक है। तो आप कहोगे कि क्या है ये है 1, ये है 2, ये है 3, और ये है 6, ए और बी। तो आप देखोगे दोनों कैसे हैं, सीरीज में। तो सीरीज में तो इनका एक बन जाएगा, फिर आपके पास इनका एक बन जाएगा, ये वालों, दोनों सीरीज में। ये बाद में क्या रहेंगे, पैरेलल आ गए, ए है, ए बी है। तो ये जो ये वाला है, ये आपके पास आता है 3/4, और इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 3/2। बाद में दोनों सीरीज में, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा आपके पास, 3/4 प्लस 3/2। तो एलसीएम लेंगे 4, तो यानी 6 प्लस 9/4, 9/4 इज आंसर, ठीक है। 9/4 इज करेक्ट आंसर। क्लियर है सबको, व्हीट स्टोन बेस क्लियर है। चलिए, तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर। ये मेन हेडिंग है। डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर। कैपेसिटर में कोई एक डाइलेक्ट्रिक डाल रख दिया आपने, ठीक है। अभी डाइलेक्ट्रिक क्या आता है, पहले तो दिमाग में क्वेश्चन ही आता है कि डाइलेक्ट्रिक क्या है। तो ये इंसुलेटर ही है, एक तरह के इंसुलेटर ही है, एक प्रकार का। आप बोलोगे क्यों, फिर इंसुलेटर ही क्यों नहीं बोला, इंसुलेटर ही क्यों नहीं बोला, तो अभी बताते हैं आपको क्यों इसको डाइलेक्ट्रिक बोला। तो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर होता है, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर। तो दिमाग में क्वेश्चन आता है फिर इंसुलेटर ही क्यों नहीं बोला, इसको डाइलेक्ट्रिक अलग से नाम क्यों रख दिया, क्योंकि मैंने कहा एक प्रकार, एक इंसुलेटर ही एक प्रकार का, ही है एक प्रकार का, इंसुलेटर ही है एक प्रकार का, ठीक है। मैंने कहा इलेक्ट्रिकली क्या होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर होता है, यानी धारा अपने में से प्रभावित नहीं करता है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर का मतलब। पर पर मेन बात इसमें यह है, पर जैसे ही जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, जैसे ही बाह्य एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो ये पोलराइज्ड हो जाता है। पोलराइज्ड, कोई जेड डी लिखते हैं, कोई एस डी लिखते हैं, ठीक है। पोलराइज्ड हो जाता है यानी ध्रुवित हो जाता है, पोलराइज्ड हो जाता है। अब दिमाग में आता है पोलराइज्ड क्या है, पोलराइजेशन क्या है।
अब देखो, लेट सपोज ये कोई डाइलेक्ट्रिक है मेरे पास, इसके पास नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ये इसका दूसरा एटम है जिसके पास नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ये मान लीजिए तीसरा एटम है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ये चौथा एटम है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, मान लीजिए इसके पास और एटम भी है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। अभी ये इंसुलेटर है। क्यों? क्योंकि इनके पास क्या है, जितने पॉजिटिव है उतने नेगेटिव है, लेकिन जैसे ही फील्ड में रख दिया तो पॉजिटिव पॉजिटिव इधर सेपरेट हो जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव इधर सेपरेट हो जाएंगे, और सिर्फ ये अंदर वाले एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देंगे। तो ये इसका मतलब होता है पोलराइज्ड हो गया। पोलराइज्ड का मतलब होता है पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ एक तरफ तथा नेगेटिव नेगेटिव दूसरी तरफ। ठीक है, ये क्या हो गया? तो अब हम सीख गए कि क्या है डाइलेक्ट्रिक, क्या है पोलर, नॉन पोलर, दो टाइप के आते हैं, उससे आपको एज इट इज कोई लेना देना है नहीं। पोलर में क्या होता है और नॉन पोलर में क्या होता है? सेंटर ऑफ मास दोनों का अगर कॉन्साइड हो तो क्या होता है? सेंटर ऑफ मास दोनों का अगर कॉन्साइड हो तो क्या कहलाता है? पोलर या नॉन पोलर? नहीं भी पता हो तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़े, बेसिकली सेंटर ऑफ मास से हम उसको डिफाइन करते हैं। जैसे कि सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, एक बॉडी ये है, चलिए नोट करते जाइए साथ साथ में, एक बॉडी ये है, इसका कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा होगा, और इसका भी कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा होगा, क्योंकि अगर एक ही पॉइंट पे लाई किया, जैसे कि H2O, ऐसा क्या बनता, CO2 बनता है, हाँ CO2, तो इसका सेंटर ऑफ मास एक ही जगह कॉन्साइड कर रहे हैं, तो ये पोलर हुआ नॉन पोलर हुआ। ठीक है, तो आपके सिलेबस से भी कोई लेना देना नहीं है, बस इतना समझ लीजिए। और उसमें क्या होते हैं, उसके सेंटर ऑफ मास क्या होते हैं, कॉन्साइड नहीं करते हैं। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने? आगे चले। तो चलिए अब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। एलटी में यहाँ से क्वेश्चन बना था लास्ट टाइम भी। तो अब है डाइलेक्ट्रिक बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, हेडिंग लगाएंगे डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। लास्ट टाइम भी मैंने कराया था तो इससे एक क्वेश्चन आया था, जिन लोगों ने किया होगा उनको मालूम है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आया था, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, प्लेट ऑफ कैपेसिटर, प्लेट ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो मान लीजिए कैपेसिटर प्लेट जानते हैं हम सब लोग, ये कोई कैपेसिटर है जिसके पास क्या है, पॉजिटिव 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 है। ये दूसरी कोई कैपेसिटर प्लेट है जिसके पास क्या है, ये कैपेसिटर जानते हैं आप, चार्ज स्टोर कर जो करता है, ऐसा सिस्टम है। तो मान लीजिए इसके पास क्या है, एक सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, इसके पास प्लस सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो इसका एक ऑन फील्ड होगा, वो कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई से के कितना होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। कह रहे हैं कि अगर इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी जाए, क्या कर दी जाए, डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी जाए, जिसकी मोटाई टी मोटाई की डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके बीच में रख दी। ठीक है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, परावैद्युतांक क्या है इसका, के है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये पोलराइज्ड होंगे, नेगेटिव जो मान लीजिए देखो यहाँ पर पिछले स्लाइड में देखते हैं,
ये नेगेटिव नेगेटिव एक साइड, पॉजिटिव पॉजिटिव एक साइड, तो इधर नेगेटिव प्लेट है तो नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव चार्ज को। और जो पॉजिटिव साइड है वो किसको अट्रैक्ट करेंगे? मान लीजिए ना, यहाँ पे एक काम करो आप, जैसे आप कैपेसिटर की प्लेट लगा दोगे, तो जो यहाँ पर अगर आप प्लस माइनस माइनस रख दिया आपने, तो ये सारे माइनस को कलेक्ट करेगा। और ये अगर पॉजिटिव है तो ये अपोजिट चार्ज को कलेक्ट करेगा, ये सारे क्या है, नेगेटिव को इधर कलेक्ट कर लेगा और ये सारे पॉजिटिव को इधर कलेक्ट कर लेगा। तो जब आपके पास ये हो गया कि इधर पॉजिटिव पॉजिटिव आ गए, इधर नेगेटिव नेगेटिव आ गए, अब इसकी भी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अपनी, इसकी, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जिसको क्या बोला गया? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बोला गया। क्या बोला गया? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोला गया? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप देखोगे जो क्या है आपके पास, क्या है, जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है और क्या है, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक दूसरे के अपोजिट है। ये ई नॉट है, ये है एक्सटर्नल फील्ड। क्या है ये? एक्सटर्नल फील्ड। और जो ये ई नॉट है, ई है, ये है इंड्यूस। किस में इंड्यूस हुई? उस डाइलेक्ट्रिक में इंड्यूस हुई। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप बोलोगे कि अगर मान लीजिए, क्वेश्चन क्या आता है कि दो कैपेसिटर प्लेट, मान लीजिए पहले देखिए दो कैपेसिटर प्लेट थी, मैं नॉर्मली बना दे रहा हूँ, यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। आपसे पूछा जाएगा कि इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप बोलोगे ये मान लीजिए ई नॉट है। अब सेकंड केस में कहा गया कि जब आपने डाइलेक्ट्रिक इसके बीच रख दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? तो आप कहोगे कि इफ वी प्लेस, अगर हमने इसके बीच में रखा, इफ वी प्लेस अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन इसके, बिटवीन टू प्लेट कैपेसिटर के, तो क्या हो जाएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक तो एक्सटर्नल फील्ड है और एक क्या है, इंड्यूस। माइनस लगा रहा हूं क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर जा रही है एक्सटर्नल, तो इंड्यूस इधर आ रही है। देखो यहाँ, एक्सटर्नल अगर इधर है तो इंड्यूस इधर, तो इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया। अब ये क्या हो जाएगा? आप बोलोगे कि ये आपके पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिड्यूस हो जाती है कितने टाइम? के टाइम्स। तो आप कहेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। कितने टाइम? यानी जो ई नेट है वो कितनी डिक्रीज हो गई? ई नॉट बाय के टाइम्स। इतनी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगी, इतनी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगी। अब जैसे हो गया, इतना क्लियर आप लोगों को पहले? इतना क्लियर है? चलिए, अब देखो यहाँ पर, अब आप, मैंने कहा जी यहाँ पॉजिटिव चार्ज था तो यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा थी, यहाँ पर माइनस सिग्मा थी। वैसे ही इसके पास भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा आई हो जाएगी, और इसके पास क्या होगी? सरफेस चार्ज डेंसिटी, मैं जूम कर दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, इस चीज को। इसके क्या हो जाएगी? सरफेस चार्ज डेंसिटी। आप कहोगे इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी यहाँ पर सिग्मा आई। यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा दूंगा, यहाँ पॉजिटिव है तो प्लस साइन लगा दिया। तो इनके पास जो इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, क्या है? इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी वो कितनी है? तो आपने कहा जो इंड्यूज सरफेस चार्ज डेंसिटी, इंड्यूस, वो कितनी हो जाएगी? ये आपसे पेपर में पूछा जाता है, सिग्मा 1 - 1/k। सिग्मा, ये पूछा जाता है पेपर में। इंड्यूस कितना हो जाएगा? इंड्यूस हो जाएगा आपके पास, यानी सरफेस, इंड्यूस सरफेस डेंसिटी, इंड्यूस इक्वल टू सिग्मा 1 - 1/k। K is a dielectric constant. K is a dielectric constant. कितने टाइम्स? K is a dielectric constant नहीं बताया मैंने, आपको बताया होगा
माध्यम का अपर माध्यम की ससेप्टिबिलिटी क्या है, परमिटिविटी डिवाइड बाय वैक्यूम की परमिटिविटी, ठीक है। ठीक है, तो ये बताया था मैंने। तो ये क्या हो गया आपके पास, इसको ही तो बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या है, के इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो इतना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आता है पेपर में, ठीक है। अब अगर मुझसे बी पूछा जाए, हम्म, अगर वी पूछा जाए, ई तो पता, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको पता क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। कितनी डिक्रीज होती है, आप बोलोगे v इक्वल टू वी टाइम्स ऑफ के, यही तो डिक्रीज होती है, सॉरी, ई इक्वल टू कितना, ई नॉट जो ओरिजिनल थी के टाइम। वैसे ही पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल भी डिक्रीज हो जाएगा, v इक्वल टू वी नॉट बाई बी। वी नॉट मतलब, वी नॉट कौन सा है, जब आपके पास कोई कैपेसिटर नहीं था, बीच में इनके बीच की डिस्टेंस मान लीजिए डी है, जब आपके पास, तो इनके जो पोटेंशियल है वो कितना है, वी नॉट है। जब कोई भी स्लैब विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब, और ये कौन सा है, ये वाला, ये वी है जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पुट कर दिया, इसके बीच में प्लेस कर दिया, ठीक है, विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है, विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो यहां पर जो पोटेंशियल होगा वो वी नॉट, सॉरी वी है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई है। सी नॉट बाई क्यू, सी नॉट, तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, आप बोलोगे कैपेसिटेंस सी इक्वल टू क्यू बाई वी, वी, और क्यू कितना होता है, ये वी कितना है, वी नॉट बाई के, और कितना हो जाएगा, क्यू के बाई वी नॉट, ये तो हो जाएगा। इसका मतलब ये तो इनिशियल वाला बन गया, ये देखो ये सी नॉट। तो आप कहोगे जो कैपेसिटेंस आया आपके पास वो आया के सी नॉट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हो गया, क्वेश्चन देखेंगे। हमारे पास क्या है, मान लीजिए ये कोई एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसमें मान लीजिए आपके पास क्या है, एयर थी स्टार्टिंग में, ये मान लीजिए पॉजिटिव पॉजिटिव मान लो, ये नेगेटिव नेगेटिव मान लो। तो आप क्या कहोगे कि मान लीजिए इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, डी है, और तो आप क्या बोलोगे कैपेसिटेंस कितना होगा, सी क्यू बाई वी। इलेक्ट्रिक फील्ड आप बोलोगे पॉजिटिव टू नेगेटिव मान लीजिए ई नॉट है, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास ई नॉट। अगर इसको इसको डिप कर दिया, क्या कर दिया, डिप इन वाटर, पानी में डुबो दिया, तो अब ये एयर था, पहले क्या था इसके बीच में, एयर हवा थी, अब आपने इसको पानी में डुबो दिया, अब बीच में क्या रहेगा, ये प्लस प्लस है, और ये जो बीच का मीडियम बन गया ये पानी हो गया, अब क्या हो गया, पानी।
तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी, कैसी होगी, डिक्रीज होगी। कितने टाइम्स, के टाइम। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी डिक्रीज होगी, कितने टाइम डिक्रीज होगी, के टाइम। अब जो भी आपके पास दे रखा हो, ये के पानी दिया हो तो पानी का रख दोगे, ऑयल रखा बोला होगा तो ऑयल का रख दोगे, तो फील्ड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो कभी भी कोई भी डाइलेक्ट्रिक अगर रख दिया बीच में, तो फील्ड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, फील्ड क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर पानी आ गया, पानी का कुछ ना कुछ के होता है, डाइलेक्ट्रिक होता है। ठीक है, वाटर का, एयर का तो वन था। चलिए एक और क्वेश्चन करिए ताकि आपको समझ आएगा। क्वेश्चन है, चलिए इसी क्वेश्चन में, नहीं अलग बना देते हैं क्वेश्चन। एक, ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ लैंग्वेज में आएगा, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, मैं डायग्राम से समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, पर आपके पास लैंग्वेज में आएगा तो वहां पर पढ़ लोगे ध्यान से। कोई दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इनके बीच कोई एक माध्यम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दो दे रखा है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये नेगेटिव नेगेटिव। अब कह रहे हैं इस डाइलेक्ट्रिक को रिमूव कर दिया गया, इस, अब ठीक है, बताइए कितना होगा आंसर। क्या है, सिंपल, वापस से क्वेश्चन समझा देता हूँ कि एक डायलेक्ट कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसके बीच कोई एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी है, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, कह रहे हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, टू दे रखा है, और इस प्लेट का इनका जो कैपेसिटेंस है उसी। अब कह रहे हैं कि इस डाइलेक्ट्रिक को रिमूव कर दिया गया तो इसके बीच में एयर बच गई, तो अब कैपेसिटेंस तो एयर का वन होता, सॉरी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो एयर का वन होता, बताइए सी क्या होगा इसका, क्या होगा सी। जिनको नहीं समझ आया मैं आसानी से बता देता हूँ क्या है, सिंपल से। अभी हमने पढ़ा था सी इक्वल टू कितना, के, यही तो पढ़ा था ना। पर ये सी नोट क्या था, विदाउट विदाउट डाइलेक्ट्रिक वाला, विदाउट डाइलेक्ट्रिक वाला, तो विदाउट डाइलेक्ट्रिक वाला, तो ये यही तो पूछा है। तो आप कहोगे कि ये जो विदाउट डाइलेक्ट्रिक वाला है वो कितना हो जाएगा, सी बाई के की वैल्यू कितनी है, ध्यान दे रखिए टू, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। अब आपके पास एक चीज और पूछी जा सकती है, लास्ट है इसका टॉपिक का, कॉमन पोटेंशियल, लेक्चरर 2021 में पूछा गया था, कॉमन पोटेंशियल, क्योंकि आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। कॉमन पोटेंशियल, अच्छा कॉमन पोटेंशियल क्या कहता है आपके पास, कि अगर आपने लेट सपोज दो छोटे छोटे क्या है, कोई कंडक्टर है, मान लीजिए ये एक कंडक्टर ये था, एक कंडक्टर ये था, मान लीजिए इसके पास चार्ज Q1 है, इसके पास चार्ज Q है, इनको बोलते हैं आइडेंटिकल, दोनों सेम है,
आइडेंटिकल कंडक्टर है, आइडेंटिकल कंडक्टर। और इनको कनेक्ट करा दिया गया। क्या करा दिया? कॉन्टेक्ट में लाया गया, कॉन्टेक्ट। और कॉन्टेक्ट में लाया गया तो चार्ज क्या हो जाएगा इनके पास? जैसे दोनों को, पहले तो दूर दूर थे, कंडक्टर है तो अपने चार्ज शेयरिंग करेंगे, तो इसके बाद जो चार्ज आ जाएगा वो Q1/Q2/2, और ये भी कितना रहेगा, Q1 + Q2/2। यानी इसके पास मान लीजिए जो चार्ज आया, अब देखो जोड़ोगे तो सेम ही आएगा दोनों, ठीक है। तो आप कहोगे कि इसके बाद जो चार्ज आया और इसके बाद जो चार्ज आया, तो आप क्या कहोगे कि Q1 + Q2 इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, Q1 - + Q2 के इक्वल। आप बोलोगे जितना चार्ज, इन दोनों को जोड़ के जितना चार्ज है जोड़ लो। ये Q1 + Q कितना है, यहाँ पर जोड़ा हमने इन दोनों के केस में, तो कितना है Q1 + Q2। इनको भी जोड़ो, Q1 + Q2/2 प्लस Q1 + Q2/2, टू दोनों में से एलसीएम, तो Q1 + Q2 + Q1 + Q2, तो कितना आ गया, सब टू टू आया, तो Q1 + Q2। तो आपने कहा देखो कैंसिल करके उतना ही आया, Q1 + Q2। इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं उसको? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो अगर आपके पास, अब देखो, अगर मुझ अब मैं पोटेंशियल पूछूं आपसे, कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल, तो आप बोलोगे ये वाले पोटेंशियल, मान लीजिए इसके पास पोटेंशियल V1 था, इसके पास पोटेंशियल V2 है, आइडेंटिकल जब ना हो तो, आइडेंटिकल ना हो। ये कब निकलता है? जब आइडेंटिकल ना हो। चलिए आइडेंटिकल का केस समझाता हूं मैं आपको। जब दोनों अलग अलग हो, मतलब अगर आपके पास, ये मान लीजिए कोई एक कंडक्टर है जिसके पास, जिसकी रेडियस R1 है, और इसके पास कैपेसिटेंस C1 है, और चार्ज क्या है, Q1, और पोटेंशियल V1 है। वैसे ही दूसरे वाले के पास देखा जाए कि अगर कैपेसिटेंस C2 है, रेडियस इसकी R2 है, चार्ज Q2 है। इनको यहाँ पर इसका जो पोटेंशियल है वो V2 है। तो इनको जब कांटेक्ट में लाया, किस में लाया, कांटेक्ट में लाया, तो ये जब कांटेक्ट में आएगा तो मान लीजिए जो चार्ज बना वो Q2 बन गया, और जो चार्ज इसके पास है वो Q1 बन गया। और इसकी रेडियस मान लीजिए R1 ही है, इसकी रेडियस R2 ही है, और इसके पास जो कैपेसिटेंस आया मान लीजिए वो कितना है, C1 ही आया, इसके पास C2 आया। तो आप सिंपली क्या बोलोगे कि Q1 + Q2 किसके इक्वल है, Q1 - Q2 के। अब अगर आप यहाँ पर C/V रख, क्या Q1 की वैल्यू कितनी रहेगी, C1V1 + C2V2, यहाँ पे क्या बोलोगे, C1Q1 + C2Q2, सॉरी Q2 नहीं, C1 मान लीजिए इसका पोटेंशियल भी V है, और इसका क्या है, इसका भी V है। क्योंकि जब दो चीजों को एक कांटेक्ट में रखोगे ना तो पोटेंशियल तो इक्वल आएगा ही आएगा ना। तो यहाँ पर V है, यहाँ पर V है, C2V है। इसी, ये अगर मैं डिवाइड, ये कितना आ जाएगा, V = कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा C1V1 + C2V2 डिवाइड बाय C1 + C2। इसको बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे इसको, कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, कॉमन पोटेंशियल। अब आप देखोगे कि इसके इसके ऊपर क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आपकी बुक में होंगे, एक मैं करवा देता हूँ अभी। चलिए आपके पास में यूकेपीएससी वाला ही करवा देता हूँ, ठीक है, आसान क्वेश्चन था।
क्वेश्चन लिख लीजिए, ये है यूकेपीएससी 2021 लेक्चरर, फिजिक्स लेक्चरर की बात। अ कैपेसिटर अ कैपेसिटर ऑफ 20 माइक्रोफैराड चार्ज to 500 volts is connected to in parallel with another capacitor of 10 microfarad charged to 200 volt. Common potential is, ये लेक्चर है 2021 में। इज हिंदी में भी लिखवा देता हूं मैं, हिंदी वाली भी लिख लीजिए। 20 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र 500 वोल्ट पर आवेशित 10 माइक्रोफैरड। हिंदी वाले ज्यादा हिंदी के भरोसे ना रहिए, ठीक है, हिंदी बहुत गड़बड़ दिया होता है, ठीक है। माइक्रोफैरड के एक अन्य संधारित्र, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने हिंदी में पढ़ाया था, लेकिन पेपर में कुछ और लैंग्वेज आती है, ठीक है, क्योंकि वो ट्रांसलेटेड लैंग्वेज आती है, तो आपको कोई ऐसा फायदा भी नहीं है उससे। और इंग्लिश में ही पढ़ लीजिए एक बार। के साथ समांतर 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 जुड़ा हुआ। इंग्लिश वाले आंसर दे दीजिए तब। चलिए, जुड़ा हुआ है, जिससे 200 वोल्ट पर आवेशित किया गया आवेशित किया गया है। साधारण विभव साधारण विभव है। ऑप्शन दे देता हूं मैं। चलिए, आप लोगों के तो आंसर भी आ गए, बहुत अच्छी बात है। 300 वोल्ट, बी है 500 वोल्ट, सी है 400 वोल्ट, एंड डी है 200 वोल्ट। चलिए, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सब आसान था, कोई डिफिकल्ट नहीं था। सॉल्यूशन देख लेते हैं। सी मैंने बताया था कॉमन कितना, C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। कर लीजिए, कितना पहला दे रखा है 20 500 प्लस 10 इंटू 200 डिवाइड बाई 20 प्लस 10। तो दोनों में से दो दो जीरो ले लेंगे, या एक जीरो ले लीजिए। दो जीरो ले लेते हैं ना, दो के तीन जीरो ले लेते हैं, तो 1000 हो गया। तो अंदर कितना बन गया, 5 दूना 10 प्लस 3 जीरो ले लिया, तो ये बचेगा 2। नीचे कितना आ गया 30, एक जीरो कैंसिल कर देंगे, ये बन गया 12, 4 टाइम कट जाएगा
तो 100 बाहर है तो कितना आ जाएगा 400। इतना आसान क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो कॉमन पोटेंशियल पे भी आपके पास आ सकता है, चलिए ठीक है। ठीक, कितना सबको समझ आया? सबको समझ आया इतना? चलिए फिर आज के लिए रखते हैं इतना ही। नेक्स्ट टाइम करते हैं करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है।